हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही होगी, सब स्वस्थ होंगे, हम आशा रखते हैं। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं आपका टीचर रजत पांडे, उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती, एज पीजीटी केमिस्ट्री। हम आपको आज क्लास 11 में आज हमारा लेक्चर 5वां लेक्चर है ये। इससे पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो पहले उन लेक्चरों को क्रम से देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। आज का लेक्चर आपका है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के नियम समझ रही हो? रासायनिक संयोग के नियम का अर्थ क्या है कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसको प्रूफ करने के लिए 5 नियम दिए गए हैं। उसमें पहला नियम आपका है, ये तो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अर्थ क्या हुआ? अब हम जो भी इसमें नियम पढ़ेंगे वो उसमें हम केमिकल इक्वेशन के ऊपर या केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये फिजिक्स का द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं है। हमको किसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है? केमिस्ट्री का। किसका पढ़ना है? केमिस्ट्री का पढ़ना है। केमिस्ट्री के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम किसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे या रासायनिक समीकरण का प्रयोग करेंगे। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है? द्रव्यमान ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक प्रकार के द्रव्यमान को दूसरे प्रकार के द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आपके एक बहुत महान साइंटिस्ट थे आइंस्टीन साहब ने दे दिया E=mc²। यहाँ पर इन्होंने बहुत तकलीफ उत्पन्न किया और ये नियम जब आया तो ये नियम कहता है कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। आइंस्टीन साहब ने यही चीज कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। जैसे ही उस नियम को आप लगाएंगे आइंस्टीन साहब का, तो ये नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अतः द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो आइंस्टीन के नियम के पहले दिया गया। अब चूंकि सिलेबस में है तो उसको पढ़ना होगा और चलिए शुरू किया जाए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इस नियम को लेवाइसियर, ये साइंटिस्ट थे, इनको केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। लेवाइसियर ने 1774 ईस्वी में दिया।
ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हमने, अच्छा, अभिकारक उत्पाद तो समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो देख लीजिए। A प्लस बी, हमने A प्लस बी को मिलाया और हमारा बना C प्लस बी। क्या बना? C प्लस बी। मतलब कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है रिएक्शन कराने के लिए, उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? उत्पाद या प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो गया? अभिकारक। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, और इसको कहा जाता है, जो बनते हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट या उत्पाद। ये बात समझ में आया? देखिए, अब ये नियम कहता क्या है? फर्स्ट नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बाय द वे, इसका द्रव्यमान W या M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, इसका द्रव्यमान M3 है और इसका द्रव्यमान M4 है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या है? M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या होगा? M3 प्लस M4। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें A, B और B की वैल्यू हमको दी गई हो, इसका द्रव्यमान दिया गया हो, तो हम C का द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए ये नियम दिया गया था। ये बात समझ में आया? चलो इसको उतारो। हाँ, देखिए ये चीज क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे लेवाइसियर का स्पेलिंग गलत है, लेवाइसियर ये होगा करेक्ट स्पेलिंग इसकी। एक चीज और जान लीजिए, किसी बुक में यम ना दे करके दिया होगा WA मतलब मास ऑफ A। यहाँ पर इसका दिया जाएगा WB, यहाँ पर क्या किया जाएगा? WC और यहाँ पर WD। तो इस पर अप्लाई करेंगे ये नियम, तो क्या हो जाएगा? WA प्लस WB इक्वल टू WC प्लस WB। इसको भी आगे बता लीजिए। मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए आगे मिटाए इसको। अब यहीं पर देखो, अर्थात करके देखो, याद रखो, इन दोनों का द्रव्यमान
इन दोनों का द्रव्यमान बराबर इसका द्रव्यमान, तो क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षित है कि नहीं है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात लिखिए देखिए, अब इससे क्या हमको चीज प्राप्त हो रही है, अर्थात द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। केवल द्रव्यमान का रूपांतरण ही संभव है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, HCl प्लस NaOH मिला, आपका बनाया क्या, ये अलग हो गए तो क्या बनाया, NaCl प्लस H2O बना। क्या लीजिए, बाई डिब्बे इसका मान लीजिए कि इसका मास कितना है, 10 ग्राम है, इसका मास कितना है, 12 ग्राम है, इसका मास कितना है, 12 ग्राम, 15 ग्राम बाई देवे, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान 12 10 22 और 15 कितना 22 होता है। जैसे इसका द्रव्यमान हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 7 ग्राम, आंसर हो गया। ऐसे 3 का दिया रहेगा, चौथे का आपको निकालना होगा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। या ऐसे द्रव्यमान दिया रहेगा, चारों का द्रव्यमान दिया रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है, तो आप फार्मूले पे रखेंगे, LHS और RHS की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो फॉलो करते हैं, अगर नई वैल्यू सेम आ रही है तो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा आपका क्या है, रासायनिक संयोग के नियम में दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है, पहला हो गया, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि हम किसी भी चीज को चाहे जहां से प्राप्त करें, जैसे पानी है तो पानी चाहे हम तालाब से प्राप्त करें, चाहे बरसात की पानी से प्राप्त करें, चाहे समुद्र के पानी से प्राप्त करें, जो पानी H2O हमको प्राप्त होती है वो H2O सब जगह क्या होगी, सेम होगी, और सब का जो भारात्मक अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे H2O है, जल है, तो जल H और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सदैव
स्थिर या निश्चित होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या होगा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या होगा, स्थिर होगा। भले हम H2O को चाहे हम तालाब से प्राप्त करें, चाहे हम समुद्र से प्राप्त करें, चाहे हम ग्राउंड वाटर से प्राप्त करें, हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। कौन सा अनुपात, भारात्मक अनुपात। भार के अनुसार इनका अनुपात क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक, कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसका भार क्या हो गया, 2 अनुपात। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 अनुपात 16, या इसी को क्या 2 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 8। मतलब पानी हम चाहे जहां से H2O को प्राप्त करें, चाहे तालाब से, चाहे समुद्र से, चाहे ग्राउंड वाटर मतलब जो नल से निकलता है, हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 अनुपात 8 होगा। ऐसे CO2 है, चाहे हम किसी चीज को जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है, जैसे हम पेट्रोल को जला करके प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल से भी, पेट्रोल के दहन से। दूसरा हम प्राप्त कर सकते हैं कोयला को जला करके। तीसरा हम प्राप्त कर सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग हो जाए तब भी क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हर जगह हमको क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर या निश्चित होता है। भले हम कार्बन डाइऑक्साइड को पेट्रोल को जलाने से प्राप्त करें, या कोयला को जलाने से प्राप्त करें, या कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से प्राप्त करें, तब भी CO2 बनती है। हर जगह इनका अनुपात क्या होगा, एक निश्चित होगा। भार के अनुसार इनका अनुपात क्या होगा, स्थिर होता है। जैसे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। ठीक है, CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का भार क्या हो जाएगा, 32। तो क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 32। कुछ कट पिट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 3 अनुपात 4, 8, 32। 3 अनुपात 8 के भार के अनुसार इनका अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 8 होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जहां से प्राप्त हो। समझ में आया। मतलब कोई भी केमिकल है या कोई भी पदार्थ है, अगर वो प्राप्त हो रहा है तो उसके जो अवयव हैं, उसके जो घटक होते हैं, उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। उनमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। चलिए, समझ में बात आई। आगे देखिए, स्थिर अनुपात, इसमें थोड़ा सा लिखिए। इस नियम को 1799 ईस्वी में जोसेफ फ्रास्ट ने दिया था। इनके अनुसार किसी भी यौगिक में उनके घटक
उनके घटक परमाणुओं में द्रव्यमान के अनुसार अनुपात, देखिए हम लिख दे रहे हैं, लिख दे, बोलने से काम नहीं चलेगा। इस नियम को 1799 ईस्वी में जोसेफ फ्रास्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक के अवयवों में द्रव्यमान के अनुसार अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यद्यपि इन्हें किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, मतलब इसको किसी भी विधि से प्राप्त करिए, किसी भी यौगिक को, तो उसमें जो घटक अवयव हैं या घटक परमाणु होते हैं, उनका भार के द्रव्यमान के अनुसार अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, H2O है का दिया था एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दिया था CO2 का। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, चाहे जहां से वाटर हमको प्राप्त हो, चाहे जहां से पानी हमको प्राप्त हो, तो हाइड्रोजन का 2:16 और यहाँ पर कार्बन का 12:32। इसी को सरल करेंगे तो 1:8 होगा और 3:8 होगा। ऐसे कोई भी यौगिक है तो उसका भारात्मक अनुपात क्या होता है? सदैव क्या होता है? स्थिर होता है, भले ही उसको किसी भी विधि से बनाया जाए। उतार लीजिए। वीडियो को बहुत लंबा हमको नहीं बनाना लेक्चर को, इस वजह से आज का लेक्चर यहीं तक। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतने ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।